हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स अप एकेडमी। हमने स्टार्ट किया यहाँ पे सीयूटी के लिए फास्ट ट्रैक सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा लास्ट मिनट स्कोरिंग की पॉइंटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर, जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब ये प्लान डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब हमारे पास 3 चैलेंजेस थे। एक तो भारत को पूरा यूनाइट कैसे किया जाए, दूसरा भारत में डेमोक्रेसी कैसे लाए, और तीसरा कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए। पहला जो चैलेंज था वो हमने फर्स्ट चैप्टर में ओवरकम कर लिया कि पूरी इंडिया को कैसे यूनाइट करे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिला लिया। दूसरा जो था डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, वो आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, जिसमें कांग्रेस पार्टी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे देश में डेमोक्रेसी होती है। अब जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट चीज, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसे किया जाए? जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट मीनिंग था। ट्राइबल्स सोचेंगे कि हमारी इस तरीके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, वुमेन्स को अलग तरीके की डेवलपमेंट चाहिए। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो हमने देखा कि भाई पूरे वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट चल रही है, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मॉडल चल रहे हैं। तो हमें 2 मॉडल देखने को मिलते हैं, एक मिलता है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल और एक होता है सोशलिस्ट मॉडल। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल कौन यूज करता है? यूएसए। और सोशलिस्ट मॉडल कौन यूज करता है? यूएसएसआर। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हमें कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है और सोशल वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें जब देखा कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है, तो हमें देखने को मिलता है कि ज्यादा सपोर्ट में सब यूएसएसआर मॉडल के लिए थे। बट कहीं ना कहीं हमारा देश कैपिटलिस्ट चीजों से भी दूर था, इंडस्ट्रियलाइज चीजें यहाँ पर नहीं थी। तो हमने एक नई इकोनॉमी अडॉप्ट करी जो इन दोनों के मिक्सचर से थी, और उस इकोनॉमी को हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी, कि हम कौन सा मॉडल अपनाएंगे जिसमें दोनों चीजें हों। तो आपने देखा है कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी फॉलो की जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जो हमें अपने देश की डेवलपमेंट करनी कैसे है। तो डेवलपमेंट करने के लिए तो हमें मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए, कि हमें कैपिटलिस्ट क्लास भी चाहिए और हमें सोशलिस्ट क्लास भी चाहिए। दोनों को मिला के हम अपने देश की डेवलपमेंट करेंगे। अब आप देखते हो उसके बाद इन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाते हैं ये, जिसकी वजह से देश में हम चीजें प्लान कर सके। और ये कब बनता है? 15 मार्च 1950। अब प्लानिंग कमीशन का क्या फंक्शन क्या था कि आगे के आने वाले 5 ईयर प्लान्स, मतलब 5 साल के लिए हम देश के लिए सोच के चलेंगे कि हमें किस किस चीज पे काम करना है। लेकिन प्लानिंग किस चीज के बेसिस पे आप कर सकते हो? अगर आपको कह दिया जाए कि आपको ये प्लान करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आएगा बजट। जब आपको बजट पता होगा तभी तो आप सोचोगे ना। एक बर्थडे प्लान करोगे, अगर आपको कहा जाए आपको एक बर्थडे प्लान करना है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे ना आपका बजट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो सारी चीजें आप अरेंज करोगे। तो ऐसे यहाँ पर भी जितना जितना भारत का बजट है, मतलब कितना उसको इनकम आ रहा है, कितना उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनको प्लानिंग करनी थी। तो प्लानिंग कमीशन में उन्होंने 5 ईयर प्लान निकाले कि अब आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। ऐसा ये कुछ कुछ टारगेट उसमें सेट कर लेते थे। बट ये प्लानिंग कमीशन इंस्टेंट नहीं बना था कि भाई आज हमने सोचा और प्लानिंग कमीशन बन गया। प्लानिंग कमीशन को बनाने में किन किन का योगदान रहा था? तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया था। उस ड्राफ्ट प्रपोजल को कहा जाता है बॉम्बे प्लान 1944। 1944 में एक बॉम्बे प्लान बनाया गया था, जिसमें जो प्लान बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने ड्राफ्ट किया था, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि हमें अपनी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग कैसे करनी है और हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव या क्या क्या टारगेट डिसाइड करेंगे। तो ये था बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ने ड्राफ्ट किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 ईयर प्लान्स। हमने ये तो बता दिया कि प्लानिंग कमीशन कौन करता है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता है? 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे। अब सबसे पहला 5 ईयर प्लान हमारा कब आया था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आप देखेंगे, फर्स्ट आया था 1951 से 56 में। अब हमने पहले डिसाइड किया है कि ये एक आपका क्विक रिवीजन क्लास है, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जो इसके की पॉइंटर्स हैं आपको उन पे ध्यान देना है। तो सारे ईयर और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 56 में, जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। ये के एन राज ने आर्किटेक्ट किया था या उन्होंने बनाया था, और ये है इनके मेन ऑब्जेक्टिव। तो पहले 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर। दूसरे 5 ईयर प्लान कब आता है? आपका 1956 से 61 में, जिसको नेहरू महल नोबिस प्लान भी कहा जाता है। इसको आर्किटेक्ट किसने किया था? पीसी महल नोबिस ने। ठीक है,
इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब हमें फर्स्ट में हमने एग्रीकल्चर अचीव किया, तो अब इन्हें लगा कि हमें अपने देश में इंडस्ट्रीज भी बनानी चाहिए, तो क्यों ना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दें। तो सेकंड में आप देखते हो कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर जब थर्ड 5 ईयर प्लान आता है तो इनको पता चलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए होती है बहुत सारी कैपिटल, तभी तो आप इंडस्ट्रीज बनाओगे, लेकिन इतनी कैपिटल तो हमारे देश में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए, और उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर भी कम होने लगा, जिससे हम अपने देश की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो वापस से इन्होंने थर्ड 5 ईयर प्लान में डिसाइड किया कि हम दोबारा से पहले एग्रीकल्चर पे मूव करते हैं, एग्रीकल्चर को और स्ट्रेंथन बनाते हैं, जिससे कि हमारे देश की बेसिक नीड फुलफिल हो जाए। तो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है आपका 1961 से 66 में, जिसको हम गडगिल योजना भी कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गडगिल योजना कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि थर्ड 5 ईयर प्लान में आई थी। तो इसलिए मैंने आपको ये कुछ कुछ चीजें बताई हैं कि जो चीज उस एक पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के लिए बनी है, तो आपको वो उसी के साथ याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो आया था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें आप देखते हो हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो आई थी, जिसकी वजह से आपका जो एग्रीकल्चर था उसमें बूस्ट आया था, और बहुत तेजी से हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से बहुत तेजी से हमारा एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ गई थी। बट इसी के जस्ट कुछ टाइम बाद आप देखते हो 66 में, इसके बाद क्या होता है, अभी आप ये समझो कि 66 जो ये वाला टाइम पीरियड था 61 से 66, जो हमने इसमें टारगेट तो सेट कर लिया कि हमें ये करना है, लेकिन इस टारगेट को हम अच्छे से अचीव नहीं कर पाए, बिकॉज एक 1962 में आपके देश में वॉर होती है, इंडो चाइना वॉर, फिर 1965 में आपकी इंडो पाक वॉर होती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज फिर से ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में हम इसको अचीव नहीं कर पाए, तो नया प्लान कैसे बना लें? आगे के प्लान तो हम नहीं बना सकते। तो 1966 से आप 69 देखते हो कि हमारे कुछ एनुअल प्लान्स रहे थे, जिसमें हमने 5 ईयर प्लान नहीं बनाया, क्योंकि हमने पहले वाला अचीव नहीं किया था, तो सिर्फ उसी पे काम किया था। और इसी को एनुअल प्लान्स को हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि प्लान हॉलीडे कब आया था या किससे पहले आया था? पहले पूछा जाए तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, और अगर ये पूछ लिया जाए कि प्लान हॉलीडे किस 5 ईयर प्लान के बाद में आया था, तो आपको बताना है थर्ड। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों आता है? एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस, कि हमारे देश में बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उस समय पर, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्लान हॉलीडे हमें करना पड़ा, बिकॉज इस टाइम पर हमने 2 वॉर फेस की थी। और इस टाइम पे आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, जय जवान जय किसान। तो ये था आपका एक रीजन कि क्यों हमने यहाँ पे थोड़ा सा पोज लिया, क्योंकि हमारे देश में कुछ अलग सिचुएशंस चल रही थी, जिस वजह से हम इस प्लानिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट आफ्टर 69 हमने दोबारा से फोर्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, जिसका ईयर था 1969 से 74। इसमें हमारा जो मेन टारगेट था वो था गरीबी हटाओ। तो इस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो उनका मेन आपने सुना होगा मेन स्लोगन गरीबी हटाओ। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमें ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी लेकर आनी है अपने देश में, और सेल्फ रिलायंस बनना है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है। अभी तक हम अपने देश को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए थे। नेक्स्ट देखो 5 ईयर प्लान जो आया था फिफ्थ, वो था 74 से 79। इसका भी मेन टास्क यही था कि पॉवर्टी हटाना है और सोशल वेलफेयर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद भी 79 के बाद भी आप देखोगे 1979 से 80 में फिर एक एनुअल प्लान आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो कि 1978 में हटी थी जाकर। तो जब उस इमरजेंसी हटने के बाद इंदिरा गांधी को भी पीएम की पोस्ट से हटा दिया गया था। उस समय पे नए पीएम जो हमारे बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम भी है। तो इन्होंने एक नया प्लान लेकर आए थे, जो गुरनर मिल्डाल की हेल्प से, मतलब ये एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बताया था कि भाई हमें क्या करना चाहिए अपनी देश की ग्रोथ के लिए। तो इनका भी पर्पस यही था कि आपको रैपिड, एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इन्होंने बात की थी। तो एक इस टाइम पर आप कह सकते हो कि 79 से 80 तक हमारा वन ईयर का एनुअल प्लान लॉन्च किया गया था, बिकॉज हर एक चीज के पीछे सिचुएशन है। यहाँ पे वॉर सिचुएशन थी, यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक जब 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था, तब आपके टोटल 12 प्लान आए हैं, और उन 12 प्लान में 3 आपके एनुअल प्लान रहे हैं। एक 3 और 4 के बीच में, एक 5 और 6 के बीच में, और एक 7 और 8 के बीच में। तो आपको इस तरीके से पेयर देखने को मिल रहा है, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, और 7 और 8 के बीच में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। समटाइम आपसे क्वेश्चन आ सकता है
कि कितने एनुअल प्लान्स आए थे, जो भी 5 ईयर प्लान्स थे, तो आप बताओगे 3 बार आया था, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है और विद रीजन आपको पता चल रहा है कि किसके बाद क्यों आया था। तो यहाँ पे क्या रीजन था, इमरजेंसी। तो इसलिए एक ईयर का एनुअल प्लान हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 80 से 85। इस टाइम पर भी हमने फिर दोबारा से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे जोर दिया कि हमें अपने भारत से गरीबी को पूरी तरीके से हटाना है। तो आपको दिख रहा है कि आपके लगातार 2-3 प्लान्स में पॉवर्टी के ऊपर ही बात की गई है। अब देखते हैं 7th 5 ईयर प्लान, जो 85 से 90 में आता है। इसमें हमने डिसाइड किया था आपका एनर्जी एंड फूड, कि हमें अपने देश में एनर्जी और फूड पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इन केस आपसे पूछ ले तो एक बार गो थ्रू कर लेना। अब देखो 1990s, अब 1990s के टाइम पर आपको पता होगा हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। इवन हमें आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा था, बट इस टाइम पर उन्होंने हमें मना कर दिया लोन देने के लिए, बिकॉज हम बार बार उनसे लोन ले रहे हैं। तो उन्हें भी लगा कि हम इनको अगर बार बार लोन देंगे तो ये कभी भी हमें रीपे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा हम आपको एक ही शर्त पे लोन देंगे, अगर आप अपने देश में एलपीजी इंट्रोड्यूस कर लेते हो। तो इस टाइम पर आप देखते हो हमारे देश में क्या इंट्रोड्यूस होती है, एलपीजी। एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों की हेल्प से हमारे देश में बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी थी। तो ये आपका था मतलब जो एनुअल प्लान था 7th के बाद। तो 7th के बाद हमने जो 2 ईयर का एनुअल प्लान लिया है, उसमें हमने अपने देश में एलपीजी इंट्रोड्यूस किया। और एलपीजी इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आपका नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 8 1992 से 1997 में, तो इसको हम कहते हैं, इसमें हमने डिसाइड किया था कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। और इसी प्लान में, आप इसी प्लान को कह सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, राव, क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पे वो नरसिम्हा राव थे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे। तो इसको हम राव मनमोहन सिंह प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि आपको कभी कभी इन प्लान्स के रिगार्डिंग कोई ना कोई चीज पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th 5 ईयर प्लान। अब आपके पास लगातार कुछ और 5 ईयर प्लान है। 9th 97 से 2002, इसका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस और ह्यूमन डेवलपमेंट। 10th में आप देखते हो 2002 से 2007 तक, इसमें हमने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया कि अब हमें अपने देश में एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, एनर्जी पे काम किया। देन आप देखते हो 11th 5 ईयर प्लान, जो सी रंगराजन ने दिया था, और इसमें हमारा जो मेन था वो यही था कि हमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, रैपिड एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सभी सेक्टर में, एजुकेशन पे, स्किल पे, सभी पे हमें वर्क करना है। और इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सभी सेक्टर के साथ, सभी जितने भी हमारे देश में जो अलग अलग कैटेगरीज है उन सबको मिला के, सबको साथ लेकर हमें ग्रोथ करनी है। तो ये था आपका 11th 5 ईयर प्लान। और 12th 5 ईयर प्लान जो कि आपका 2012 से 17 तक था, बट आपको पता है 2014 में आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कांग्रेस से बीजेपी बन जाती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी, और वो प्लानिंग कमीशन को हटा के एक नया कमीशन ले आते हैं, नीति आयोग। तो यहाँ पर आप देखते हो 2014 में आने के बाद 2015 में आपका नीति आयोग आ जाता है, तो ये वाला प्लान आपका बीच में ही रह जाता है। तो फिर भी जब ये प्लान बनाया गया था, तब ये 12 से 17 के लिए बनाया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि अब जो आप ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी थोड़ा सा डिग्रेड होता है। तो ये चाहते थे कि अब इस तरीके की ग्रोथ हो जो सस्टेनेबल हो, मतलब जिससे आपके एनवायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो बेसिकली ये आपके 12 5 ईयर प्लान थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपकी बुक में तो 3-4 ही दिए हुए हैं, बट सीयूटी के लिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाई चांस वो कोई और प्लान आपसे पूछ ले या कुछ और उसके रिगार्डिंग पूछ ले, तो आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन सब प्लान्स के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 ईयर प्लान के बाद नीति आयोग। अभी हमने बताया कि जब प्रधानमंत्री चेंज हुए 2014 में, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी पार्टी बनी, तो हमने एक नया प्लानिंग कमीशन को हटा के एक नया आयोग बनाया जिसे कहा गया नीति आयोग, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आपके पास इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, तो आपको बताना होगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हमें सभी स्टेट को साथ लेके चलना है, उनसे पूछ के प्लान्स बनाने चाहिए। पहले क्या होता था, सेंटर के पास सारी पावर थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी चीजें। तो इन्होंने नीति आयोग बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि हम यूनियन टेरिटरीज, स्टेट, सभी को साथ लेके चलेंगे और उनके सजेशंस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हर एक स्टेट के लीडर को तो पता होगा ना कि वहां पे
इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें सही हैं, तो हमें उनका कोऑपरेट लेना भी जरूरी है। इसलिए ही इसका नाम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिया गया। और नीति आयोग को भी थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो ये दो कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी नीति की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका एनडीसी, जो कि आपका अगस्त 1952 में बना था। पहले आपका प्लानिंग कमीशन बना था। प्लानिंग कमीशन बनाने के बाद हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन काम कर रहा है उसको एक तरीके से चेक एंड बैलेंस करना, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी थी और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। तो आप कह सकते हो नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। तो फिर क्या थी ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो कि जस्ट एडवाइजरी थी। ये क्या थी? एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसका काम क्या था? एडवाइस करने का, राइट। अब आप सोचोगे कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टैट्यूटरी वो बॉडीज होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो ना तो ये पार्लियामेंट में बनाई थी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में थी। ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? हमारे पीएम और प्रेसिडेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो लोग अगर किसी बॉडी को बना रहे हैं तो उन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एनडीसी कौन सी बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, स्टैट्यूटरी थी, या फिर एग्जीक्यूटिव थी, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको उसमें एग्जीक्यूटिव लगा के आना है। तो इस तरीके से आपको देखनी थी सारी चीजें। अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये इसके लिए फैक्चुअल है। इन तीनों के ही जो चेयरमैन थे, प्लानिंग कमीशन आए, नीति आयोग आए, या फिर एनडीसी आए, इन तीनों के चेयरमैन की जो पावर थी वो प्राइम मिनिस्टर को दी गई थी। तो अगर आपका इन तीनों में से किसी का भी चेयरमैन पूछ लिया जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और फैक्चुअल चीजें कि कैसे कैसे और इसके अलावा क्या क्या बताया गया आपके चैप्टर में। आपके चैप्टर में एक दिया हुआ है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के ऑथर कौन थे, तो उनका नाम है जेसी कुमारप्पा। 12th 5 ईयर प्लान जब आया था उस टाइम पर कौन लीडर था? तो जब 12th 5 ईयर प्लान बना था 2012 में, तब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। तो आपको इस तरीके से मतलब लीडरशिप कहाँ है, ये नहीं पूछा कि कौन था, क्योंकि हमने क्या बताया कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो वो आपसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है वो किसी भी प्लान की लीडरशिप के बारे में पूछेगा, बट ये लास्ट था इसलिए आपसे यहाँ का लीडरशिप या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये बन सकता है। एक आप इसमें देखते हो कि कुछ एक उड़ीसा में प्रोटेस्ट हुआ था पोस्को प्लांट को लेके कि वो नहीं चाहते थे कि साउथ कोरिया का ये प्लांट यहाँ पे लगे क्योंकि इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट खराब होगा। तो इस प्रोटेस्ट को लीड किसने किया था? तो लीड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय युवा संगठन और नभा निर्माण समिति, इन दोनों पार्टी ने इसको लीड किया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था। एक छोटा सा पॉइंट और था यहाँ व्हाइट रेवोल्यूशन को लेके कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? तो उनका नाम है वर्गिश कुरियन, और इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं हमने वो सारे यहाँ पे डिटेल में देख लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।